अस्सलामुअलैकुम। लेक्चर 105 स्टार्ट करते हैं जी, पार्ट 1। आज खाली खाली क्लास ही है, बस ये कुछ चीज़ें पेंडेंसीज़ हैं। मेरा दिल था इनमें से जितनी हो सके आज इनको हम करने की कोशिश करेंगे। MCQs, करेक्शन ऑफ एरर के, स्टेटमेंट इनइक्विटी के, रेशियोज़, IS 7 NPO ये रहते हैं। थेरी तो इन सब की रहती है, मैंने थेरी इसके साथ वैसे ही लिख दी थी, ये भी करनी तो है ही। लेकिन फ़िलहाल हम सबसे पहले स्टेटमेंट इनइक्विटी के, फिर रेशियोज़ के MCQs करते हैं। उसके बाद फिर IS 7 और NPO के करेंगे, और टाइम अगर आज मिला, इजाज़त टाइम ने दी, तो करेक्शन ऑफ एरर के MCQs को भी देख लेंगे। बाकी अगर स्टैंडर्ड्स हाईलाइट करने की भी गुंजाइश निकली तो ये स्टैंडर्ड्स हाईलाइट करने वाले रहते हैं, इनको भी हम हाईलाइट कर लेंगे। ठीक है जी। तो सबसे पहले पार्ट 1 के अंदर, अच्छा अब ये ना आपने हर टॉपिक का ना पार्ट बनाते जाना, आपने याद करवा देंगे, ठीक है ना। स्टेटमेंट इक्विटी के MCQs ख़त्म होंगे तो हम एक पार्ट 2 शुरू कर लेंगे फिर, इस तरह से, ताकि बच्चों के लिए पार्ट्स बन जाएँ, उनके ऊपर फिर अलग अलग नाम भी लिखते जाएंगे। ठीक है, अच्छा जी। पेज नंबर 445 है, इस पे स्टेटमेंट ऑफ चेंज इन इक्विटी के MCQs हैं, ये हमारे पेंडिंग थे, इनको ज़रा देख लेते हैं। आपने भी दानिश समझने की कोशिश करनी है, और आपने भी समझना है तो बताना है, क्योंकि एक दो बच्चों के साथ अब मतलब इस तरह से पता लग सकता है कि सबको आई समझ या नहीं, लेकिन ध्यान से समझते रहें, ठीक है, जल्दी कोई नहीं है। विच टू ऑफ द फॉलोइंग वुड बी शोन एज डिडक्शन, वो दो बताओ जो शोन होते हैं एज डिडक्शन फ्रॉम कॉलम ऑफ रिटेन्ड अर्निंग्स। रिटेन्ड अर्निंग के कॉलम में वो कौन सी दो चीज़ें हैं जो एज आ डिडक्शन शो होती हैं। ट्रांसफ़र ऑफ इंक्रीमेंटल डेप्रीसिएशन, इसकी एंट्री क्या होती है जी? ट्रांसफ़र ऑफ इंक्रीमेंटल डेप्रीसिएशन की एंट्री क्या होती है? बोलते रहेंगे थोड़ा बहुत। हाँ, रिटेन्ड अर्निंग्स में ये जाता है, यानी रिटेन्ड अर्निंग्स क्रेडिट होती हैं, और वो कह रहा है एज आ डिडक्शन, मतलब डेबिट। तो इसने तो डेबिट नहीं किया, इसने तो क्रेडिट किया। ठीक है, अच्छा उसके बाद कैश डिविडेंड की एंट्री क्या होती है? रिटेन्ड अर्निंग्स में डिविडेंड डेबिट और डिविडेंड पेएबल क्रेडिट। हाँ, ये डेबिट करता नज़र आ रहा है। ठीक है जी, अच्छा एक और भी होना चाहिए, इशुएंस ऑफ शेयर्स एट डिस्काउंट। इसकी एंट्री वैसे तो नहीं पढ़ाई, एंट्री पढ़ाई हुई है, दिखाई नहीं थी सिर्फ इसमें किताब के अंदर, लेकिन इसकी एंट्री वैसे आपको इशुएंस ऑफ शेयर कैपिटल के अंदर सिखाई थी। मैंने कहा था लेट्स से कि आपका 10 रुपये की फेस वैल्यू वाला शेयर है, आपने उसको 8 रुपये में इशू किया, तो कैश कितना आया? 8। शेयर कैपिटल 10 से ही क्रेडिट होना है, बाकी शेयर डिस्काउंट डेबिट कर दें, ऐसे ही कहा था। ये शेयर डिस्काउंट जो है, ये आपको अभी मैंने किताब से नहीं पढ़ाया, इसको कहा जाता है कि आप डिस्काउंट कर दें रिटेन्ड अर्निंग्स में या ये शेयर प्रीमियम के अंदर, तो ये भी एक डेबिट होता है। उसके बाद ट्रांसफ़र टू जनरल रिजर्व की एंट्री क्या होती है? सर मैं कहाँ फंस गया हूँ? रिटेन्ड अर्निंग्स डेबिट और जनरल रिजर्व्स क्रेडिट। अच्छा, अब मसला ये है, ट्रांसफ़र टू जनरल रिजर्व भी डेबिट करता है रिटेन्ड अर्निंग्स को, ठीक है, और कैश डिविडेंड भी डेबिट करता है रिटेन्ड अर्निंग्स को। अब ये दोनों तो आ रहे हैं, अब शक पड़ गया कि जी इसके बारे में, इसका क्या करें? ये शेयर डिस्काउंट भी तो रिटेन्ड अर्निंग्स में डेबिट हो रहा है, तो यहाँ पर ना ऑप्शन होता है, ठीक है। अगर शेयर प्रीमियम अवेलेबल हो तो पहले हम शेयर प्रीमियम को हिट करते हैं, और अगर बच जाए तो फिर, ठीक है ना। पॉज करिए वाले। तो उसने ये कहा था कि विच टू ऑफ द फॉलोइंग वुड बी शोन, यानी कि ये तो लाजमी रिटेन्ड अर्निंग्स में ही आते हैं। तो भाई अगर हम ट्रांसफ़र करें जनरल रिजर्व में तो वो लाजमी आता है, रिटेन्ड अर्निंग्स को डेबिट करता है। हम अगर कैश डिविडेंड दें तो उसमें भी कोई ऑप्शन नहीं है कि शेयर प्रीमियम से निकले, वो भी रिटेन्ड अर्निंग से ही जाता है। इसलिए ऑप्शन बी और ऑप्शन सी ये करेक्ट। ठीक है जी, ओके डन। अच्छा, विच ऑफ द फॉलोइंग is not considered as transaction with owners with reference to statement of changes in equity. Issuance of shares at par, इसकी एंट्री क्या होती है? कैश डेबिट, शेयर कैपिटल क्रेडिट। 10 रुपये का शेयर 10 रुपये का इशू किया।
अच्छा, वैसे एंट्रीज में क्यों कर रहा हूँ, वैसे बात कर रहे हैं, ज़रा पढ़ तो लें। शेयर्स इशू करें, ओनर्स ही लाते हैं पैसे घर से, ठीक है। शेयर प्रीमियम पर इशू करें, तब भी ओनर्स घर से ज़्यादा पैसे लाते हैं, 10 रुपये से भी ज़्यादा लाते हैं। प्रॉफिट फॉर द ईयर, ये बिजनेस कमाता है। और बोनस इशू टू ऑफ शेयर्स, ये भी शेयर होल्डर्स को ही जाते हैं। तो इसका मतलब ट्रांजैक्शन विद ओनर, इशुएंस ऑफ शेयर्स किसी भी तरह के हों, वो ट्रांजैक्शन विद ओनर्स होता है। तो फिर प्रॉफिट फॉर द ईयर ये एट्रीब्यूटेबल टू ओनर्स तो है, ये बिजनेस ने कमाया है, ये ओनर्स का तो है, लेकिन ओनर के साथ ट्रांजैक्शन नहीं है, ठीक है। तो सी इज द करेक्ट ऑप्शन, ठीक है जी। 31, अ डेबिट बैलेंस ऑन रिटेन्ड अर्निंग्स। डेबिट, वैसे रिटेन्ड अर्निंग्स का बैलेंस कौन सा होता है, क्रेडिट बैलेंस होता है ना नॉर्मल। तो रिटेन्ड अर्निंग जैसे मिसाल के तौर पे ब्रॉड डाउन 10 था, फॉर द ईयर प्रॉफिट आया 5 रुपये, 3 रुपये डिविडेंड दे दिया इन्होंने, और क्लोजिंग कितना आ रहा है 12। और ये क्रेडिट बैलेंस है, यानी कि जो बैलेंस शीट के अंदर इक्विटी के अंदर नज़र आएगा 12, ये क्रेडिट बैलेंस ही तो होता है। रिटेन्ड अर्निंग्स क्रेडिट नेचर की चीज़ है। अब वो कह रहा है कि डेबिट बैलेंस अगर आ रहा हो रिटेन्ड अर्निंग्स में, तो उसका क्या मतलब है। तो वो कहता है जी, आपने ज़्यादा डिविडेंड पे कर दिया जितना प्रॉफिट कमाया है उससे, ऐसा होगा। भाईजान, प्रॉफिट अवेलेबल हो, अर्निंग्स पॉजिटिव हों, चाहे इस साल लॉस भी आ गया, लेट से इस साल जो है वो प्रॉफिट नहीं आया, इस साल लॉस आ गया, लेट से 2 रुपये लॉस आ गया, 2 रुपये लॉस आ गया, ठीक है। तो लॉस बिफोर लॉस आफ्टर टैक्स आ गया, फिर भी डिविडेंड बांटा जा सकता है, क्योंकि अर्निंग्स क्या है पॉजिटिव। तो डिविडेंड बांटना, वैसे मैं ज़रा अपनी वापस एग्जांपल ले आऊँ, कितना था 5। डिविडेंड बांटना जो होता है वो सब्जेक्ट टू पॉजिटिव बैलेंस होता है। मतलब पॉजिटिव बैलेंस का मतलब रिटेन्ड अर्निंग्स का पॉजिटिव बैलेंस तो क्रेडिट होगा ना, ठीक है। अगर रिटेन्ड अर्निंग्स पड़ी हैं, अर्निंग्स रिटेन्ड हैं, तो डिविडेंड तभी बांटा जा सकता है। अब ये तो नहीं है कि आपके पास रिटेन्ड अर्निंग्स में ब्रॉड डाउन और जो है वो डेबिट बैलेंस आ रहा है, ठीक है जी, 7 रुपये का, क्या मतलब पिछले लॉसेस आते रहे होंगे, ठीक है। या इस साल इतना लॉस आ गया ब्रॉड डाउन के साथ, मतलब ब्रॉड डाउन 7 था और इस दफ़ा लॉस आफ्टर टैक्स आ गया 10 रुपये, इधर आएगा लॉस आफ्टर टैक्स 10 रुपये। अब क्या हो जाएगा, ये तो इस तरफ जा रहा है बैलेंस। तो इसका मतलब अगर रिटेन्ड अर्निंग्स पॉजिटिव हैं और पॉजिटिव बैलेंस यानी अर्निंग्स पड़ी हैं, तो डिविडेंड बांटा जा सकता है। ज़्यादा डिविडेंड कैसे बांट दिया, हद हो गई यार। जितने प्रॉफिट्स अर्न किए उससे ज़्यादा डिविडेंड बांट दिया, भाई नहीं, जितने प्रॉफिट्स अवेलेबल हों उन्हीं में से डिविडेंड बांटा जाता है। तो इससे तो नेगेटिव नहीं हो सकती, इससे तो ज़ीरो ही हो सकती हैं, मैक्सिमम ज़ीरो तक ही जा सकते हैं। रिडीम्ड सम ऑफ इट्स शेयर कैपिटल, रिडेम्पशन वैसे आपके सिलेबस में अब नहीं है, लेकिन रिडीम का मतलब होता है कि आपने अपने कुछ शेयर्स बाय बैक कर लिए। अब शेयर्स बाय बैक करने से आपका शेयर कैपिटल कम होता है, शेयर कैपिटल कम होता है, और एक रिज़र्व क्रिएट किया जाता है। वो रिज़र्व भी आपकी रिटेन्ड अर्निंग से क्रिएट किया जाता है, ये शेयर प्रीमियम से भी कर सकते हैं। वो रिज़र्व जो रिटेन्ड अर्निंग से क्रिएट किया जाता है वो भी क्रिएट तभी होगा अगर अवेलेबिलिटी होगी, नेगेटिव का चक्कर कोई नहीं है। बोनस शेयर्स इशू किए जी, भाईजान बोनस शेयर्स इशू करते हैं तो रिटेन्ड अर्निंग्स डेबिट करते हैं, नो डाउट, लेकिन अगर वहाँ बैलेंस होगा तभी करेंगे ना, वो नेगेटिव में तो नहीं जा सकते कि पड़ा ही कुछ नहीं है। तो ये तीनों चीज़ें जो हैं इनके लिए तो ज़रूरी है अवेलेबिलिटी ऑफ अर्निंग्स। पॉजिटिव बैलेंस रिटेन्ड अर्निंग्स का है तो ये 3 काम हो सकते हैं, अगर नहीं है तो ये 3 काम हो ही नहीं सकते, ना कि इसको नेगेटिव कर दें। हाँ, ये एक ऐसी चीज़ है जो आपकी रिटेन्ड अर्निंग्स को नेगेटिव कर सकती है। जैसे मिसाल के तौर पे इस साल में लॉस आफ्टर टैक्स आया 5 रुपये, अभी भी पॉजिटिव था, हमने कहा जी चलो बचत हो गई। अगले साल लॉसेस ही चल रहे हैं, फिर लॉस आ गया, अब लॉस आ गया 4 रुपये का, तो अब बैलेंस किस तरफ चला गया। तो डेबिट बैलेंस रिटेन्ड अर्निंग किस वजह से हो सकता है, अक्यूमुलेटेड लॉसेस की वजह से। बाकी तीनों चीज़ें तो नेगेटिव से नहीं कर सकती, मैक्सिमम जीरो तक ही ला सकती हैं, यानी वो चीज़ों के लिए अवेलेबिलिटी ऑफ रिटेन्ड अर्निंग्स का होना ज़रूरी है, ठीक है। ओके, डन।
विच ऑफ द फॉलोइंग वुड बी एन एंट्री इन स्टेटमेंट ऑफ चेंजेस इन इक्विटी टैक्स? ये तो पैट से पहले पहले, ठीक है, तो ये चेंज इक्विटी में तो नहीं आता। लॉन्ग टर्म लोन नहीं। नॉन करंट एसेट्स कैरीड एट रीवैल्यूड अमाउंट, कैरीड एट का मतलब बुक वैल्यू, ये तो बैलेंस शीट में। नॉन करंट एसेट्स तो बैलेंस शीट में एसेट साइड पे पड़े होते हैं, तो इक्विटी के अंदर तो फिर यही आता है, गेन ऑन रीवैल्यूएशन, जो ओसीआई से होके फिर सेमी इक्विटी के अंदर यून सरप्लस के कॉलम में आएगा, तो एंट्री तो इसी की पड़ती है ना, ठीक है। तो सी इज द करेक्ट ऑप्शन। ठीक है, समझ आ रही है। 29, एसकेएल पेड 10 मिलियन इन डिबेंचर इंटरेस्ट, ₹10 मिलियन का इंटरेस्ट उन्होंने दिया डिबेंचर पे, एंड एन ऑर्डिनरी डिविडेंड ऑफ 10 पैसा पर शेयर ऑन 50 मिलियन ऑर्डिनरी शेयर्स। रिटेन्ड प्रॉफिट 120 है। वो कहता है व्हाट वाज एसकेएल प्रॉफिट फॉर द ईयर। अब रिटेन्ड प्रॉफिट 120 पे पड़ा है, ठीक है, और इंटरेस्ट ऑन डिबेंचर भी पे किया उसने। बोलें जी इंटरेस्ट ऑन डिबेंचर ये किधर आएगा? इंटरेस्ट ऑन डिबेंचर किधर आएगा जी? इंटरेस्ट ऑन डिबेंचर किधर आता है? फाइनेंस कॉस्ट में प्रॉफिट बिफोर टैक्स से पहले आता है, ठीक है, तो वो तो रिटेन्ड अर्निंग्स के अंदर आता ही नहीं है। अब रिटेन्ड प्रॉफिट्स 120 तक आए पड़े हैं, मतलब क्लोजिंग रिटेन्ड अर्निंग्स का वो कह रहे हैं 120 है, यही लिखा हुआ है, रिटेन्ड प्रॉफिट्स वाज 120। तो कह रहे प्रॉफिट कितना था, पैट कितना था? मैंने कहा यार पैट का तो अब नहीं समझ लग रही, ज़रा देखो एक दफ़ा दोबारा पढ़ो। एसकेएल ने 10 मिलियन डिबेंचर इंटरेस्ट पे किया है। अब वो 10 मिलियन डिबेंचर का जो इंटरेस्ट होता है ना जी, वो प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट के अंदर ऐसे इंटरेस्ट फाइनेंस कॉस्ट में, इंटरेस्ट ऑन डिबेंचर फाइनेंस कॉस्ट में माइनस हो जाता है, और उसके बाद आपको पता है पीबीआईटी और पैट वगैरह निकलते हैं, और वो पैट निकल के इधर आता है। इसलिए डिबेंचर को तो साइड पे कर दो, उससे तो जान छूट गई, ठीक है। बाकी अब अज्यूम यही किया जा सकता है कि बिज़नेस इस साल ही शुरू हुआ है। ये ओपनिंग कुछ मतलब देखो ना, कहीं पे लिखा हुआ है वैसे बिज़नेस इस साल शुरू हुआ है, व्हाट वाज एसकेएल नहीं लिखा हुआ, लेकिन कहीं पे उसने ओपनिंग नहीं बताया हुआ, तो इसको ज़ीरो ज्यूम कर लेता हूँ। हाँ ये ज़रूर पता है कि डिविडेंड पे हुआ है। डिविडेंड कितना पे हुआ है? 50 पैसा, ₹50 पैसा यानी 0.5 रुपी पर शेयर वॉज पेड ऑन 40 मिलियन ऑर्डिनरी शेयर्स। तो 40 मिलियन ऑर्डिनरी शेयर्स थे। अच्छा सॉरी रिटेन 10 पैसा ऑर्डिनरी डिविडेंड दिया है जी, 10 पैसा, ये ऊपर डिबेंचर 10 रुपये यहाँ पे माइनस हो गया, ठीक है ना, डिबेंचर 10 रुपये माइनस हो गया, और वो कह रहा है 10 पैसा डिविडेंड दिया है, 50 मिलियन शेयर्स हैं, ठीक है जी। तो 50 मिलियन शेयर्स हैं, हर शेयर के ऊपर 0.1 रुपी, रुपीज 0.1, एक पैसा ना, 1 रुपये के अंदर 1 पैसा, 0.1 नहीं हुआ ना, ठीक है। तो 0.1 रुपी कितना आता है? 5 आ गया, बोलो जल्दी से। तो बैलेंसिंग फिगर फिर क्या आ गई? ठीक है, ओपनिंग के बारे में चुप है ना, तो अज्यूम यही करेंगे कि इसी साल बिजनेस शुरू हुआ होगा, ठीक है। तो वो कह रहा है इन्होंने इस साल 10 मिलियन का डिबेंचर इंटरेस्ट पे दिया, हमने कहा ठीक है जी दे दिया। उसके बाद ये पैट उसके बाद ही निकला होगा ना, वो यहाँ पे आया होता, वो हमें पता नहीं था, इसका पता नहीं था, लेकिन पैट से माइनस हो चुका होता है डिविडेंड, ये डिबेंचर का इंटरेस्ट, ठीक है। तो अब हम तो जिस जगह पे खड़े हैं उस तक आते आते सिर्फ डिविडेंड ही माइनस हुआ होगा, तो हमने ऐड बैक कर दिया, ठीक है। तो ऑप्शन है जी इसमें कोई 125, ए ऑप्शन करेक्ट ऑप्शन है, ए। ऊपर वाला भी जैसा ही है, मिलता जुलता, ठीक है, बस उन्होंने ओपनिंग रिटेन्ड अर्निंग्स भी दे दी हैं, तो कर लीजिएगा इसको, ठीक है। ओपनिंग रिटेन्ड अर्निंग्स भी दे दी हैं, बाकी सब सेम है। प्रॉफिट फॉर द टैक्स दिया ईयर दिया है, डिविडेंड पे कर रहे हैं, और यार ये तो बहुत ही सिंपल है, ज़रूर कर लीजिएगा। 27 हैंडसम लिमिटेड स्टेटमेंट ऑफ फाइनेंशियल पोजीशन शोज ऑर्डिनरी शेयर कैपिटल ऑफ ₹150 मिलियन एंड शेयर प्रीमियम ऑफ, अच्छा जी इनके पास ऑर्डिनरी शेयर कैपिटल 150 का पड़ा है,
और शेयर प्रीमियम इनके पास 50 मिलियन का पड़ा है एट बिगिनिंग। इफ ऑर्डिनरी शेयर कैपिटल इज 250 and share premium is 120 at the end of the financial year, how much did ordinary shares with premium issue raise? How much did ordinary shares with share premium issue raise? क्या मतलब कितने पैसे आए हैं? वेरी सिंपल, आप 150 से 250 तक चले गए, 100 रुपया, और 50 से 120 तक चले गए हैं, कितना? 70 रुपया। यानी कि कैश टोटल कितना आया है? 170। 100 शेयर कैपिटल वाला, मतलब ऐसे नहीं करते, ऐसे कर लेते, बैलेंसिंग निकाल लेते। शेयर कैपिटल कितना बढ़ा है? 100। शेयर प्रीमियम कितना बढ़ा है? 70। तो फिर कितना कैश आया टोटल? ये मैं डायरेक्ट लिखने लगा था। ठीक है, सिंपल था ये भी, 170 मिलियन। डी करेक्ट ऑप्शन। ऊपर वाले तीनों होमवर्क में हैं, बहुत सिंपल हैं ये। वो एंट्रीज हैं, देखो जैसे उसने लिखा हुआ है, इन्होंने 1 मिलियन शेयर इशू किया, तो विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज ट्रू? 1 मिलियन इशू 1 मिलियन 10 रुपीज़ वाले शेयर्स फॉर 50। सिंपल सी बात है, प्रीमियम पे इशू किए हैं। ऐसे ही जेवियर इशूड 5000 शेयर्स ऑफ इट्स ₹10 पार वैल्यू टू इट्स शेयर होल्डर। दीज शेयर्स आर इशूड एट अ प्रीमियम ऑफ, अब बीच में प्रीमियम ऐड करना है। और क्या कह रहे हैं जी, एंट्री क्या होगी? व्हाट इज़ द इम्पैक्ट ऑफ एडिशनल शेयर इशू ऑन स्टेटमेंट ऑफ, मतलब ये बहुत सिंपल है। 23 व्हाट इज़ द इम्पैक्ट ऑफ डिविडेंड पेमेंट। तो ये वाले मैंने होमवर्क में रख दिए आपके लिए। 22, ठीक है। इनको, ये होमवर्क का मतलब ये है कि इनको साथ लिखो होमवर्क, और आज ये क्लास जैसे ही ख़त्म हो, जैसे ही ये पार्ट ख़त्म करूँ मैं, आपने फ़ौरन उस अगले पार्ट को शुरू करने से पहले ये होमवर्क वाले जो मैंने लिखे हैं इनको देख लेना है, हाँ होते हैं या नहीं होते हैं, ठीक है, ताकि फिर हम जो है वो अगली बार आप डिस्कस कर सकें, क्वेश्चन कर सकें, ठीक है। एनी अनपेड डिविडेंड इज कैरिड फॉरवर्ड टू फ्यूचर पीरियड्स फॉर विच टाइप ऑफ स्टॉक। स्टॉक कहते हैं शेयर को, स्टॉक शेयर का दूसरा नाम है, पता है ना। स्टॉक मार्केट सुना नहीं? स्टॉक मार्केट, स्टॉक एक्सचेंज, क्या मतलब? शेयर्स, ठीक है। तो अनपेड डिविडेंड इज कैरिड फॉरवर्ड टू फ्यूचर पीरियड्स फॉर विच टाइप ऑफ शेयर। छोड़ो इसको, ऑप्शंस को बताओ, कोई याद आता है कौन से वाले शेयर्स का डिविडेंड अनपेड जो होता है वो कैरी फॉरवर्ड होता है फ्यूचर पीरियड्स में? ऑर्डिनरी शेयर्स का नहीं। नॉन क्यूमुलेटिव, वो तो कह रहे हैं नॉन क्यूमुलेटिव। ऑल ऑफ द अबव नहीं, ये दोनों तो है ही नहीं। सिर्फ क्यूमुलेटिव प्रेफरेंस शेयर्स ऐसे होते हैं जिनका डिविडेंड अगर अनपेड हो तो अगले पीरियड में कैरी फॉरवर्ड होता है और अगले पीरियड में पे होता है, क्यूमुलेटिव प्रेफर्ड शेयर्स। रिडीमेबल प्रेफरेंस शेयर्स क्या होते हैं? इक्विटी होते हैं या लायबिलिटी होते हैं? रिडीमेबल, वापसेबल, लाइक लायबिलिटी। इक्विटी वाले तो ये रिडीमेबल होते हैं, तो कभी वापस नहीं आने होते, तो ये लायबिलिटी। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज नॉट ट्रू अबाउट प्रेफर्ड स्टॉक या शेयर्स। यानी कि प्रेफरेंस शेयर्स के बारे में, प्रेफरेंस शेयर्स, रिडीमेबल इरिडीमेबल की बात नहीं कर रहा, प्रेफरेंस शेयर्स की बात कर रहा है। वैसे इरिडीमेबल ही होंगे क्योंकि वो डिविडेंड वगैरह की बात। कौन सी स्टेटमेंट नहीं ट्रू प्रेफर्ड स्टॉक या शेयर्स के बारे में? द रेट ऑफ डिविडेंड इज यूजुअली फिक्स्ड, ये तो ट्रू है। मैंने कहा था ऑर्डिनरी डिविडेंड, ऑर्डिनरी शेयर होल्डर के अलावा बाकी सारे शेयर होल्डर जो होते हैं, चाहे वो इररिडीमेबल प्रेफरेंस हों चाहे वो रिडीमेबल प्रेफरेंस हों, उनका जो इंटरेस्ट रेट है या डिविडेंड रेट है वो फिक्स होता है, लाइक लोन, ठीक है। अच्छा अच्छा, तो ये तो टिक है। वो तो कह रहा है जो नहीं ट्रू वो बताओ। शेयर होल्डर्स ऑलवेज हैव अ वोटिंग राइट। नहीं, प्रेफर्ड शेयर स्टॉक का वोटिंग राइट कभी भी नहीं होता। कहते हो तो पढ़ा देता हूँ। मैंने आपको कहा था कि क्योंकि इनका रिस्क कम है, इनका एक तो रिटर्न फिक्स है ना, तो रिस्क इनका कम है, तो फिर जब अच्छे वक्त हो तब भी इनका रिटर्न उतना ही रहता है, हाई रिस्क वालों का रिटर्न बढ़ता है। और दूसरा, इनके पास वोटिंग राइट्स नहीं होते हैं। वोटिंग राइट्स ऑर्डिनरी शेयर होल्डर्स के पास ही होते हैं। तो ये स्टेटमेंट ट्रू नहीं है, ठीक है। मुझे तो ये लग रहा है, एक तो आ गया। शेयर होल्डर्स यूजुअली हैव प्रेफरेंस एज टू एसेट्स अपॉन लिक्विडेशन, ठीक है बिल्कुल।
शेयर होल्डर्स यूजुअली हैव प्रेफरेंस एज टू डिविडेंड। जाहिर सी बात है, प्रेफरेंस शेयर्स का मतलब ही क्या होता है? प्रेफरेंस शेयर्स का मतलब ही यही होता है। यही 3 तो खसूसियात पढ़ाई थी इसकी। प्रेफरेंस शेयर्स का डिविडेंड फिक्स होता है, प्रेफरेंस शेयर्स का डिविडेंड लेते हुए हक पहला है, प्रेफरेंस शेयर्स का लिक्विडेशन के वक्त शेयर्स के ऊपर हिस्सा भी पहला है। ठीक है ना? तो ये सारी प्रेफरेंसेस बिल्कुल सही हैं, यही तो होती हैं प्रेफरेंस शेयर्स के शेयर होल्डर्स के पास, बस इनके पास यही तो नहीं होता। ठीक है, तो इसका मतलब बी इज़ द करेक्ट ऑप्शन। अच्छा, पता नहीं गंद बहुत डल गया, बताता तो चलूँ कौन सा करेक्ट है हाईलाइट करके। ठीक है, ये ज़रा टिक्कें शिक्कें ज़्यादा लग गई हैं ना, समझ नहीं लगती कौन सा। आखिरी के 2 थे, ये लें जी, ठीक हो गया। ये ज़्यादा ना टिक्कें असल में ऐसे कंफ्यूज भी कर देती हैं। अच्छा जी, कहाँ थे हम? कहाँ पहुँच गए थे? कहाँ पहुँच गए थे जी? विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ नॉट अ कंपोनेंट ऑफ स्टेटमेंट ऑफ चेंजेस इन इक्विटी? कौन सी ऐसी चीज़ है जो कंपोनेंट नहीं है? टोटल कंप्रीहेंसिव इनकम, ये तो कंपोनेंट है। टोटल कंप्रीहेंसिव इनकम, पैट और ओसीआई दोनों मिलकर ही जाते हैं ना, और फिर टोटल कॉलम के अंदर टोटल कंप्रीहेंसिव इनकम ही तो आ रही होती है। चलो खैर, रीवैल्यूएशन गेन, रीवैल्यूएशन गेन बिल्कुल जाता है। अमाउंट ऑफ कैश दैट कंपनी हैड ऑन, हाँ ऐसी अजीब ऑप्शन देगा कि दूर से ही पता लग जाएगा, ये तो करंट एसेट है। नेक्स्ट, डिविडेंड पेड टू शेयर होल्डर, ये भी नज़र आता है रिटेन्ड अर्निंग्स में। इसका मतलब सी इज़ द करेक्ट ऑप्शन, क्योंकि ये नहीं है, उसने नहीं का पूछा था। ठीक है, ये इन टिकों से परेशान तो नहीं होते, इधर टिक लगी होती है और फिर इधर आंसर डिफरेंट होता है। ऊपर देख लिया करो रिक्वायरमेंट। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज लाइकली टू बी ट्रू फॉर अ कंपनी मेकिंग प्रॉफिट्स? वो कंपनी जो प्रॉफिट्स कमा रही है उसके बारे में कौन सी स्टेटमेंट आपको सही लगती है इनमें से? नंबर 1, ऑपरेटिंग प्रॉफिट विल बी लेस देन प्रॉफिट फॉर द ईयर। अजीब सी बात है, आपको पता है ऑपरेटिंग प्रॉफिट क्या होता है? सेल्स, कॉस्ट ऑफ सेल्स, जीपी लेस ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस, और फिर आ जाता है ऑपरेटिंग प्रॉफिट। फिर उसमें से लेस करते हैं फाइनेंस कॉस्ट, तो प्रॉफिट बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्स आ जाता है। उसके बाद लेस करते हैं, नहीं वो ऊपर वाला सॉरी ये पीबीटी आता है, ऊपर एक और ब्रेक मैंने नहीं लगाई। लेस करते हैं इसमें से टैक्स एक्सपेंस, तो ये आ जाता है पैट। अब वो पता क्या कह रहा है? वो कह रहा है एक कंपनी जो प्रॉफिट्स कमा रही है उसके ऑपरेटिंग प्रॉफिट्स कम होंगे प्रॉफिट फॉर द ईयर से। अजीब सी बात है, यानी ऊपर वाली फिगर कम होगी, नीचे वाली ज़्यादा होगी। क्या मतलब? फाइनेंस कॉस्ट बढ़ गई, ये टैक्स बढ़ गया, ऐसी बात तो ना करें। ठीक है, ये तो बिल्कुल गलत बात है, ये तो बिल्कुल गलत लग रही है मुझे। वो कह रहा है जो लाइकली टू बी ट्रू हो, लाइकली टू बी ट्रू हो। हमने कहा नहीं, ये तो नहीं ट्रू। प्रॉफिट फॉर द ईयर विल बी ग्रेटर देन ग्रॉस प्रॉफिट, ये तो और अजीब बात हो गई। कहता है जी प्रॉफिट फॉर द ईयर जो है, यानी पैट होता है ना प्रॉफिट फॉर द ईयर, ये जीपी से ज़्यादा है। ये जीपी ज़्यादा होता है हमेशा, जीपी ज़्यादा होता है, नेट प्रॉफिट तक आते हैं तो बहुत सारे एक्सपेंसेस हैं। ठीक है, अच्छा ये भी नॉर्मल बात नहीं लग रही। रिटेन्ड प्रॉफिट्स एट द ईयर एंड विल बी ग्रेटर देन शेयर होल्डर्स इक्विटी। रिटेन्ड अर्निंग्स पूरी इक्विटी से भी ज़्यादा हो जाएंगी, यानी रिटेन्ड अर्निंग्स इक्विटी से भी ज़्यादा हैं। यार टोटल इक्विटी के अंदर रिटेन्ड अर्निंग्स भी होती हैं, बैलेंस शीट में इक्विटी होती है, इक्विटी के अंदर शेयर कैपिटल, शेयर प्रीमियम, रीवैल्यूएशन सरप्लस, रिटेन्ड अर्निंग्स, ये सब का टोटल इक्विटी कहलाता है। FR2 में जाएंगे कुछ और चीज़ें भी आ जाएंगी, बड़े हो जाएंगे। अब वो ये कह रहा है कि अगर ये 100 है ना तो ये 120 है। क्या ये तुक लगता है इस बात का? तो रिटेन्ड प्रॉफिट्स, रिटेन्ड अर्निंग्स फॉर द ईयर, रिटेन्ड अर्निंग्स एट द ईयर एंड विल बी ग्रेटर देन शेयर होल्डर्स इक्विटी। ये सारी शेयर होल्डर इक्विटी तो है, तो ये टोटल है,
टोटल से ये ज़्यादा है, हो सकता है? नहीं हो सकता, ठीक है, तो ये भी सही नहीं है। फिर एक ही रह गया, आप टिक करें और अगला एमसीक्यू पढ़ें, हैं जी, बहरहाल पढ़ लें। रिटेन्ड प्रॉफिट्स एट द एंड, ईयर एंड विल बी ग्रेटर देन रिटेन्ड प्रॉफिट्स एट द, हाँ, वो कहता है कि साल के आखिर में जो रिटेन्ड अर्निंग्स हैं वो साल के शुरू वाली रिटेन्ड अर्निंग्स से ज़्यादा हैं। ये है प्रॉफिट मेकिंग कंपनी, जाहिर है प्रॉफिट्स कमा रही है, अर्निंग्स बढ़ रही हैं, तो स्टार्ट ऑफ द ईयर जितनी रिटेन्ड अर्निंग्स थी एंड ऑफ द ईयर उससे ज़्यादा हैं, तो ये कंपनी की निशानी है जो प्रॉफिट्स कमा रही है। तो डी इज़ द करेक्ट ऑप्शन, ठीक है जी। विच ऑफ द फॉलोइंग डज नॉट अपीयर इन स्टेटमेंट ऑफ चेंजेस इन इक्विटी? शेयर प्रीमियम आता है, रिटेन्ड अर्निंग्स भी आती हैं, गुडविल, फिर रियल सरप्लस भी आता है, तो सी इज द करेक्ट ऑप्शन। कंपनी हैज फॉलोइंग बैलेंसेज ऑन यकम जनवरी, शेयर कैपिटल, शेयर प्रीमियम, रियल सरप्लस, रिटेन्ड अर्निंग्स ऑन 2 जनवरी 19, ऑल रीवैल्यूड एसेट्स वर डिस्पोज्ड फॉर 90 मिलियन, प्रॉफिट फॉर द ईयर एंडेड इज 32 मिलियन, इंटरिम डिविडेंड 5% वॉज पेड इन 19, 31 दिसंबर 19 वाला साल है, एंड फाइनल डिविडेंड वॉज प्रोपोज, ये तो हो जाने वाला सवाल है, ठीक है, चलो बहरहाल कर लेते हैं। व्हाट अमाउंट ऑफ रिटेन्ड अर्निंग्स वुड बी प्रेजेंटेड इन स्टेटमेंट ऑफ चेंजेस इन इक्विटी एज एट 31 दिसंबर 19? तो रिटेन्ड अर्निंग्स के बारे में कह रहे हैं जी, बताएं। तो ओपनिंग कितनी है रिटेन्ड अर्निंग्स? ओपनिंग कितनी है? 35, ये ओपनिंग है ना। अच्छा, उसके बाद कहता है प्रॉफिट फॉर द ईयर कितने हैं? प्रॉफिट फॉर द ईयर कितने हैं? 32, ये ऐड कर दिया मैंने ओपनिंग के अंदर, ठीक है। उसके बाद 5% इंटरिम डिविडेंड पे हुआ है, ठीक है, शेयर कैपिटल के बैलेंस पे लगता है, बोलो, तो डिविडेंड ये 19 का इंटरिम 19 में ही आता है, तो 100 इंटू 5%, 5 आ गया, ज़बानी करने वाले काम होते हैं, ये माइनस हो जाएगा, ठीक है। और फाइनल डिविडेंड 8% जो है वो प्रपोज हुआ है, ये तो सिर्फ डिस्क्लोज होता है, IAS 10 ने कहा हुआ है, इसकी एंट्री तो ये 19 का फाइनल तो 20 में पे होगा, ठीक है ना, इसलिए ये तो नहीं आना, ठीक है। लेकिन एक चीज़ बीच में और भी आई थी, साल के शुरू में ही सारे रीवैल्यूड एसेट्स डिस्पोज हो गए हैं, सारे, ऑल रीवैल्यूड एसेट्स डिस्पोज, यानी कि ये जो सरप्लस पड़ा है, अगर ओपनिंग पे पड़ा है और 2 दिन बाद सारे ही रीवैल्यूड एसेट बिक गए हैं, तो इसने कहाँ जाना था? डिस्पोजल पर। अगर कुछ सरप्लस पड़ा है और वो एसेट डिस्पोज हो जाए तो उसके डिस्पोजल पर उस सरप्लस के साथ क्या अशर करते थे? वही जो आज तक उसके साथ इंक्रीमेंटल डेफिशन में करते हैं, यानी उसको उठा के रिटेन्ड अर्निंग्स में फेंक देते हैं, यानी रीवैल्यूएशन सरप्लस डेबिट और रिटेन्ड अर्निंग्स क्रेडिट, ये एंट्री भी तो होनी थी, ठीक है। यानी अगर मैं इधर बना लूँ, इधर मैंने इस तरह लिख दिया, माजरत, चलें यूँ कर देते हैं, पूरी चेंज इक्विटी बनवा ही रहे हैं आप, फिर ये ज्यादती है वैसे, बस ठीक है, अब क्या हो सकता है जी। अच्छा, ये ओपनिंग रिसीव सरप्लस भी तो आ रहा है, ओपनिंग में कितना आ रहा है? 20 का। अब अगर ये सारे एसेट्स बिक गए हैं साल के शुरू में, इनका सरप्लस था, तो ट्रांसफ़र नहीं होगा डिस्पोजल पे, ट्रांसफ़र ऑन डिस्पोजल, ये सारा 20 निकालेंगे, इधर ले आएंगे। अब उसने पूछा क्या है हमसे, व्हाट इज़ द अमाउंट ऑफ रिटेन्ड अर्निंग्स दैट शैल बी प्रेजेंटेड ऑन 31 दिसंबर 19, तो क्लोजिंग मांगा था, बताओ 80, लो, ये वैसे मुझे करवाना नहीं चाहिए था, लेकिन सिर्फ ये सरप्लस चूँकि ट्रांसफ़र होने वाली बात थी, ठीक है, ये ज़ीरो हो गया ना, क्योंकि रीवैल्यूड एसेट को बचा ही नहीं, ठीक है। तो उसने पूछा, खैर 82 था, ये रिटेन्ड अर्निंग्स में क्या आना है, तो ऑप्शन सी इज़ द करेक्ट वन। चलें जी, ये अब 4 MCQs हैं, ये मतलब एक करेंगे तो दूसरा भी हो जाएगा, फिर पिछले से भी एक करेंगे दूसरा भी हो जाएगा, ठीक है। तो 15 कर लेते हैं। अ कंपनी हैज़ फॉलोइंग बैलेंसेज ऑन यकम जनवरी 19, शेयर कैपिटल, शेयर प्रीमियम, सरप्लस, रिटेन्ड अर्निंग्स, कंपनी मेड अ बोनस इशू ऑफ 2 for 5 शेयर्स ऑलरेडी हेल्ड, व्हाट अमाउंट ऑफ शेयर प्रीमियम शैल बी प्रेजेंटेड? अब उसने शेयर प्रीमियम पूछ लिया। देखो भाई, मैं ना वैसे ही ज़रा यहाँ पे आपको वैसे ज़बानी करना होता है, लेकिन स्टेटमेंट ऑफ चेंजेस इन इक्विटी का एक्सट्रैक्ट बना देता हूँ ताकि मेरे दोनों MCQs इकट्ठे हो जाए, ठीक है। शेयर कैपिटल, शेयर प्रीमियम,
रीवैल्यूएशन सरप्लस तो वैसे ही दे दिया उन्होंने मेरे ख्याल से, और रिटेन्ड अर्निंग्स। ठीक है जी, बैलेंसेस आ रहे हैं जी 100, 30, 20 और 35। ठीक है जी। अब वो कहता है कंपनी ने दिया है बोनस इशू, एज डिविडेंड नहीं लिखा हुआ, इसका मतलब यूज करो शेयर प्रीमियम को, और अगर लिखा होता है एज डिविडेंड, याद है पुराना हो गया ना जरा टॉपिक, इसीलिए ये एमसीक्यू फायदा क्या दे रहे हैं आपको, ये लेक्चर लेने से थोड़ा थोड़ा आपकी वो बातें रिवाइज हो रही हैं। ठीक है, बोनस इशू अगर एज डिविडेंड है तो उसको रिटेन्ड अर्निंग्स में डेबिट करते हैं, शेयर कैपिटल क्रेडिट करते हैं फेस वैल्यू से, और अगर एज डिविडेंड नहीं है बोनस इशू, सिर्फ बोनस शेयर्स ही दिए हैं, एज डिविडेंड नहीं लिखा हुआ, खामोश है सवाल, तो फिर यूज़ कर लो शेयर प्रीमियम को अगर अवेलेबल है तो, अगर शेयर प्रीमियम है ही नहीं फिर तो बात ही खत्म हो गई। अब वो कहता है 2 for 5 शेयर्स, इसको आप 2 for 5 कर लें तो भी आप कर सकते हैं, वो हमने अब ईपीएस में सीख लिया होगा। क्या हम यूँ कहते हैं जी 100 जो है 2 for 5, ये मैं दोनों तरह से करके दिखा देता हूँ, बिफोर, न्यू, आफ्टर, वैसे परसेंटेज में कन्वर्ट कर लेते हैं हम, तो हर 5 वाले को 2 नए दिए तो 7, तो बिफोर 5 थे इंटू 2, लेकिन यही काम मैंने आपको कहा था इस टॉपिक के लिए नहीं, ईपीएस में ये करना मजबूरी है, एनालिसिस करना मजबूरी है, ईपीएस के टॉपिक में एनालिसिस करना मजबूरी है। ठीक है, लेकिन आप ईपीएस के अलावा वाले टॉपिक में क्या करो, आप ईपीएस के अलावा वाले टॉपिक में 2/5 करके परसेंटेज निकाल लिया करो, क्या आंसर आता है 2/5। पहली कैलकुलेशन आई 40%। अच्छा वैसे इसका आंसर बताओ 100 डिवाइड बाई 5 इंटू 2, और 100 पे 40% लगाओ तब भी, तो मैं ये कहूँगा कि ये एनालिसिस वाला काम टाइम वेस्ट करता है, अनलेस के ईपीएस का टॉपिक हो, काम तो वही हुआ पड़ा है ना। ठीक है, तो हम अपने पुराने हिसाब से चलेंगे, अगर उसने इस तरह से बोनस की परसेंटेज दे दी है तो फिर हमने 40% यूज़ करना है। ठीक है, 100 इंटू 40%, शेयर कैपिटल परसेंटेज लगती थी ना, और चूंकि उसने एज डिविडेंड नहीं बांटा तो यूज़ किसे कर लें, शेयर प्रीमियम को। अब शेयर प्रीमियम सारा इस्तेमाल नहीं हो सकता, तो 30 तो शेयर प्रीमियम से गया, बाकी 10, यानी एंट्री क्या बनी इसकी, हमने कहा जी शेयर कैपिटल को तो क्रेडिट करो ना 40 से। ठीक है, और शेयर प्रीमियम को डेबिट करना है, अब डेबिट करने गए तो सिर्फ 30 पड़ा था, अब बाकी 10 जो बच गया, तो ये भी एंट्री इंपॉर्टेंट थी। ठीक है, अच्छा खैर बहरहाल उसके अलावा तो कुछ नहीं है। कंपनी मेड, ठीक है, व्हाट शेल बी द, अच्छा प्रॉफिट उसने नहीं बताया, लेकिन शायद उसने रिटेन्ड अर्निंग्स क्लोजिंग मांगा भी नहीं है। वो क्या कह रहा है, व्हाट अमाउंट ऑफ शेयर प्रीमियम शेल बी प्रेजेंटेड इन स्टेटमेंट ऑफ चेंजेस इन, तो शेयर प्रीमियम का क्लोजिंग कितना आ रहा है, 0, यहाँ पे है कोई 0, साथ साथ देखते भी रहना भाई, कहीं कोई आंसर गलत ही ना हो जाए। डन हो गया जी। अच्छा इससे ऊपर वाला सवाल सेम है, 2 for 5 शेयर्स, बोनस इशू, सब कुछ। आगे कह रहा है व्हाट अमाउंट ऑफ शेयर कैपिटल शैल बी प्रेजेंटेड इन स्टेटमेंट ऑफ चेंज इक्विटी ऑन 31 दिसंबर 19। ओहो, डबल एंट्री नहीं की थी हमने, ये शेयर प्रीमियम डेबिट, प्रीवियस सरप्लस डेबिट और शेयर कैपिटल क्रेडिट प्लस। ठीक है जी, तो ये कितना आ गया 140। ठीक है, तो थर्टी जी, और ये 140, ये शेयर कैपिटल। ऑप्शन है कोई, ऑप्शन ही नहीं है, ओ नो, कोई गड़बड़ है। ओके देख लेते हैं कौन सा एमसीक्यू था। 14, ये कौन सा चैप्टर भूल गया यार, शरारतें ना करो भाई, हम इतना अच्छा चल रहे थे। अच्छा भाई ये फिर को गलती है, ऑप्शन डी, ए नहीं है, बी नहीं है, सी नहीं है, डी भी नहीं है, होना तो 140 है। ओरिजिनल देख लेते हैं, ओरिजिनल स्टेटमेंट ऑफ चेंजेस इन इक्विटी का चैप्टर,
कौन सा चैप्टर है वैसे, ज़रा बताना मुझे जी। ये आ गया एमसीक्यूज़ भी आ गए। एमसीक्यू नंबर कौन सा है आईके की बुक है 14। 245 व्हाट अमाउंट ऑफ, कुछ सवाल में चेंज तो नहीं थी 100 30 20 35 100 30 20 25, ये तो सही है सारा। चलो इसका सलूशन देखते हैं 14 का। डी रुपीज़, और यार 140 आंसर में भी उसने 140 लिखा हुआ है, ये देखो ना, आंसर इधर भी 140 ही है, ठीक है। डी ऑप्शन है 140 है, लेकिन यहाँ आई कैप के अंदर भी ऑप्शंस में गलती हो गई है, और वही गलती क्योंकि मैंने कहा था मैच कर दीजिएगा, उन्होंने मैच कर दिया था। 140 है ये, 40 नहीं है ये, 140 है, ठीक है। तो फिर डी इज़ द करेक्ट ऑप्शन। लेकिन हम अपने ज़रा बुक पे जाके इसको सही कर लेते हैं। इसको अब मैं सही कर लूँ, फिर इसको सही कर लें जी, सही करके कर दें 140। ठीक है, और डी ऑप्शन करेक्ट है, ठीक हो गया। उसके बाद 13 कंपनी हैज़ फॉलोइंग बैलेंसेज ऑन यकम जनवरी, मैंने कहा एक राइट इशू वाला भी देख लें, ठीक है। तो उसी तरह से जल्दी से हम बना लेते हैं, हाँ आप बना लेते हैं, हम तो कॉपी कर लेते हैं। जी बच्चों, ये तो सेम ही है ना, ये शुक्र है सेम है। कंपनी मेड अ राइट इशू 1/5, मैंने कहा ईपीएस के टॉपिक के अलावा इसको किया करो 1/5 × 100। आंसर बताओ। दानिश एक कैलकुलेटर लेके बैठो, अपने पास नहीं है तो बैग से निकाल लो, यहाँ बैठ के कैलकुलेशंस करो जी। 20%, 20% राइट इशू हुआ है, ठीक है। एट ₹145 पर शेयर। अब राइट इशू की आपको मैंने वर्किंग सिखाई थी, मैंने कहा था नंबर ऑफ शेयर्स इमीडिएटली बिफोर राइट इशू निकालने, फिर नंबर ऑफ राइट शेयर्स निकालने होते हैं, ठीक है ना। तो सबसे पहले 100 को पकड़ा, ये रुपीज़ इन मिलियन था, उसने कहा 100 ईच, तो हमने कहा अच्छा इसका मतलब ₹100 से डिवाइड हुआ तो 1 मिलियन आ गया, ऐसे ही है। 1 मिलियन को 20% से मल्टीप्लाई किया तो आंसर क्या आ गया 0.2 मिलियन। 0.2 मिलियन को मल्टीप्लाई किया 145 से, 0.2 मिलियन को 100 से मल्टीप्लाई करना है, 0.2 मिलियन को 45 से करना है, ठीक है ना। सही है, एंट्री पास करने के लिए, बल्कि इसकी एंट्री ही कर देते हैं, यहाँ पे एंट्री करवा दो। कैश डेबिट 0.2 मिलियन इंटू ₹145 जी। कितना जी 29 से ये डेबिट हो गया। शेयर कैपिटल में 0.2 मिलियन इंटू ₹100 कितना 20 आ गया, और शेयर प्रीमियम बैलेंसिंग 9, तो ये एंट्री बनती है। अब इसको मिटा दूं मैं ज़रा, बल्कि इसको इधर ले आते हैं, ठीक है। ये एंट्री हमने ऐसे बनाई, ठीक है। 0.2 मिलियन शेयर्स निकल आए और फिर उनसे एंट्री पास कर ली, ठीक है। अब कैश डेबिट, शेयर कैपिटल 20 से क्रेडिट, शेयर प्रीमियम 9 से क्रेडिट, ये तो एंट्री हो गई। अब उसने मांगा क्या, कहता है व्हाट अमाउंट ऑफ शेयर प्रीमियम शैल बी प्रेजेंटेड एट 31 दिसंबर 19, तो क्लोजिंग उसने मांगा है 39, ठीक है जी। ऑप्शन है कोई, बी ऑप्शन, बी इज द करेक्ट ऑप्शन, ठीक है। और इससे पिछला क्या कहता है जी, सारा सवाल सेम करके, सारा सवाल सेम है देख लो, ठीक है। व्हाट अमाउंट ऑफ शेयर कैपिटल शैल बी प्रेजेंटेड, तो 120 नज़र आएगा, ठीक है। लेकिन ये सारी चीज़ें आपने ज़बानी करनी है, पर्चे में आपसे हो रही होती हैं, तो मैं आपको समझा रहा हूँ ना, इसलिए इस तरह से कर रहा हूँ, ठीक है। कितना है जी 120, ऑप्शन सी।
डन हो गया जी, 11वां होमवर्क है। If there is no balance in share premium account, transaction costs relating to issue of shares are usually debited to profit and loss. इशू कॉस्ट याद है, ट्रांजैक्शन कॉस्ट, इशू कॉस्ट याद है। इशुएंस कॉस्ट आई ऑन इशुएंस ऑफ शेयर्स, मैंने एक इसकी एंट्री सिखाई थी आपको। वैसे तो आप सोचो एक कॉस्ट आई है, एक्सपेंस डेबिट कैश क्रेडिट। फिर मैंने कहा था कि देखें जी, अकाउंटेंट्स ये कहते हैं कि आपने अगर इक्विटी इशू करने के लिए, शेयर्स इशू करने के लिए कोई कॉस्ट इनकर की है तो उसे प्रॉफिट एंड लॉस के अंदर एज एन एक्सपेंस रिकॉर्ड नहीं करें, बल्कि उसको डायरेक्ट इक्विटी को चार्ज करें। अब डायरेक्ट इक्विटी को चार्ज करना है तो पहला नंबर ऐसी चीज़ों के लिए शेयर प्रीमियम का होता है, क्योंकि वो कहीं और इस्तेमाल नहीं ना हो सकता। ठीक है, पहला हक शेयर प्रीमियम को दिया, अगर वो कम पड़ जाए या ना पड़ा हो तो फिर रिटेन्ड अर्निंग्स को ही एंट्री जाती है। इसके साथ ज़रा रेफ़र करें, मैं देखता हूँ अभी, होपफुली मैं भी करवा दूंगा अगर अभी टाइम मिल गया तो, साथ साथ थोड़ी थ्योरी भी देखते जाएं। पेज नंबर 420 आपकी बुक्स का है, ठीक है, इसको पढ़ लेते हैं। ईच शेयर हैज़ अ नॉमिनल वैल्यू, इशुएंस ऑफ शेयर्स फॉर कंसिडरेशन। अच्छा, ये तो पैसों का शेयर इशू किए। इशुएंस कॉस्ट की कहाँ बात आ रही है, चलें। Each share has a nominal value that is stated on it called par value. Market value is usually higher than par value. It is common to issue shares existing shareholders. Shares are often issued above par. अगर एट पार हो तो बैंक डेबिट शेयर कैपिटल क्रेडिट, अगर एट प्रीमियम हो, ये एंट्रीज हमने की थी, बैंक शेयर कैपिटल शेयर प्रीमियम, और अगर एट डिस्काउंट हो तो बैंक डेबिट शेयर कैपिटल क्रेडिट और शेयर प्रीमियम या रिटेन्ड अर्निंग्स डेबिट करते हैं। वो जो शेयर डिस्काउंट मैंने डेबिट किया था, शेयर डिस्काउंट, तो मैंने बाद में कहा था, ठीक है ना। हाँ, ये एंट्री पड़ी, ये आपको सिखाई थी एंट्री मैंने, ठीक है। अब सिखाई पता नहीं कहाँ थी, लेकिन सिखाई थी। एक सवाल भी किया था हमने जिसमें ट्रांजैक्शन कॉस्ट आ रही थी, टेस्ट के अंदर दिया था। खैर, ट्रांजैक्शन कॉस्ट ऑन इशुएंस ऑफ शेयर्स की एंट्री होती है शेयर प्रीमियम डेबिट बैंक क्रेडिट या रिटेन्ड अर्निंग्स डेबिट बैंक क्रेडिट। इसको कभी भी प्रॉफिट एंड लॉस में हमने डेबिट नहीं करना। अब स्टार क्या लगा हुआ है, वो कहते हैं ट्रांजैक्शन कॉस्ट एंड डिस्काउंट ऑन शेयर इशू आर नेवर डायरेक्टली चार्ज टू प्रॉफिट और लॉस, आर नेवर डायरेक्टली चार्ज टू प्रॉफिट और लॉस, ठीक है। यूजुअली शेयर प्रीमियम अकाउंट इज डेबिटेड and the retained earnings are debited only if there is no balance or not enough balance in share premium account, ठीक है, सही है। अच्छा, अब ये ना 3 एग्जांपल्स हैं छोटी छोटी, ये भी कर ही लेते हैं। एग्जांपल 1, अदील लिमिटेड हैड फॉलोइंग इक्विटी बैलेंसेज, शेयर कैपिटल पड़ा है, रिटेन्ड अर्निंग्स पड़ा है। ऑन 1 अप्रैल AL मेड 20% राइट शेयर्स एट पार, ये तो एंट्री आप कर लेंगे, सही है। इशू कॉस्ट ऑफ 1 मिलियन वॉज ऑल्सो इनकर्ड। अब शेयर्स को तो आपने पार पे इशू किया ना, शेयर कैपिटल बैंक डेबिट शेयर कैपिटल क्रेडिट कर लेंगे। मुझे इस 1 मिलियन की एंट्री बता दो, क्योंकि शेयर प्रीमियम मौजूद नहीं है तो एंट्री करोगे रिटेन्ड अर्निंग्स डेबिट शेयर कैपिटल, ये बैंक या पेएबल क्रेडिट, ठीक है। ये एंट्री नहीं पड़ा था शेयर प्रीमियम, ठीक है। आगे बढ़ो, एग्जाम्पल 2, शेयर कैपिटल पड़ा है, शेयर प्रीमियम भी पड़ा है, आज रिटेन्ड अर्निंग्स भी पड़ी है। AL ने राइट इशू किया है और इशू कॉस्ट 5 मिलियन भी इनकर किया है। इस 5 मिलियन इशू कॉस्ट की एंट्री, अब चूंकि शेयर प्रीमियम पड़ा है तो एंट्री करेंगे शेयर प्रीमियम डेबिट बैंक या पेएबल क्रेडिट, ठीक है। पेज 421 पे ये एग्जाम्पल चलें, अभी रेफर करेंगे ना उस MCQ के साथ, ठीक है। पेज 421 याद रखना। एग्जाम्पल 3, अरमा लिमिटेड हैज़ फॉलोइंग इक्विटी बैलेंसेज, शेयर कैपिटल, शेयर प्रीमियम, रिटेन्ड अर्निंग्स। यहाँ से सवाल थोड़ा मिस है, ये मैंने लिख लिया था और फिर आपको किताब में शायद लिखवाना भूल गया था। बहरहाल ये ऐड कर लें अपनी किताब में जल्दी से। ऑन 11 दिसंबर लिखें, आप लिख लें और बाकी भी लिख लें,
जो सुन रहे हैं ऑनलाइन, ऑन 11 दिसंबर 2023 AL issued 300,000 shares of ₹90 each after obtaining necessary approval from regulatory authorities. ठीक है जी, 3 लाख शेयर्स इशू किए हैं एट ₹90 ईच, आपस की बात है, डिस्काउंट पे किए हैं, ठीक है, साथ ये भी एंट्री वाइज हो जाए ना। अच्छा, इशू कॉस्ट ऑफ 2 मिलियन वर ऑल्सो इनकर्ड। अब ये एंट्रीज मैं करवा देता हूँ। आपने 3 लाख शेयर्स इशू किए हैं लेकिन 90 रुपये के हिसाब से, तो पहली एंट्री कैश या बैंक डेबिट 3 लाख शेयर्स इनटू कितने रुपए का, 90 का, कितना बनता है, रुपीज इन थाउजेंड में कर देना, हाँ 27,000। अगली बात, शेयर कैपिटल में तो आपको पता है फेस वैल्यू नहीं आना है, यानी 300,000 इंटू ₹100 कितना, 30,000, तो बाकी 3,000। हाँ, शेयर प्रीमियम अगर पड़ा है तो उसमें फेंको, इस किसको, इस डिस्काउंट को। कौन सा डिस्काउंट है, शेयर जो डिस्काउंट पे इशू किए हैं, ठीक हो गया जी। अच्छा, अब ये तो एंट्री हो गई, शेयर्स अगर इशू किए हैं हमने एट डिस्काउंट, ठीक है। उसके साथ ही एक और चीज़ भी आ गई है, इशुएंस कॉस्ट। वो कितनी है, वो कितनी है, 2 मिलियन। अब शेयर प्रीमियम बड़ा पड़ा है जी, 60 पड़ा था, उसमें से 3,000 शेयर डिस्काउंट हमने डाल दिया उसको, तब भी पड़ा हुआ है, तो इशू कॉस्ट की एंट्री भी शेयर प्रीमियम, ये क्या चीज़ है जी, इशू कॉस्ट मैंने इधर डाली है, इसको डेबिट करो 2,000 और कैश या बैंक या पेएबल जो भी है वो क्रेडिट करो, ठीक है। इंपॉर्टेंट थिंग इज कि इसको नेवर डायरेक्टली चार्ज करो, इशू कॉस्ट, ट्रांजैक्शन कॉस्ट जिसको कहते हैं, एंड डिस्काउंट ऑन शेयर इशू। शेयर इशू करते हुए आपने डिस्काउंट दिया है या शेयर इशू करते हुए आपको ट्रांजैक्शन कॉस्ट इनकर की है, इनको कभी भी आपने नहीं डायरेक्ट फेंकना प्रॉफिट एंड लॉस में, बल्कि हमेशा शेयर प्रीमियम या रिटेन्ड अर्निंग्स में फेंकना है ऑन अवेलेबिलिटी ऑफ। ऐसे ही थोड़ी बहुत चीज़ें कोई इसमें और रहती हो तो थेरी बहरहाल एक बार गो थ्रू करूँगा मैं, और जो चीज़ रहती होगी पढ़ा दूंगा, फिलहाल तो ज़रा ये काम पूरा कर लें। तो कहाँ से सफ़े पे थे, ये जी। तो इफ़ देयर इज़ नो बैलेंस इन शेयर प्रीमियम, ट्रांजैक्शन कॉस्ट कहाँ जाएंगी, अगर नो बैलेंस, अगर नहीं है शेयर प्रीमियम का बैलेंस, तो फिर रिटेन्ड अर्निंग्स में, ठीक है। रेफर कर लो पेज नंबर 421, ठीक है जी, ऑफ बुक, ओके। इस पे आपको एग्जांपल भी मिलेंगी और मैंने पढ़ा भी दिया, ठीक है। तो प्रॉफिट एंड लॉस नेवर, शेयर कैपिटल नेवर, रिटेन्ड अर्निंग्स सरप्लस नेवर, क्योंकि नहीं है ना बैलेंस, वो कह रहा है शेयर प्रीमियम में बैलेंस ही नहीं है, तो फिर ठीक है। ट्रांजैक्शन कॉस्ट रिलेटिंग टू इशू ऑफ शेयर आर यूजुअली डेबिटेड टू शेयर प्रीमियम, यानी कि पहला ऑप्शन हमारे पास यही होता है, ठीक है। आगे बढ़ें जी। Which two of the following are usually shown in statements in equity when bonus shares are issued? When bonus issue of shares are made? Increase in share capital बिल्कुल होता है, decrease in share premium बिल्कुल होता है, increase in share premium never, प्रीमियम पे तो कभी मुफ्त शेयर बन, increase in retain never, तो A and B ये करेक्शन, ये 2 कहे थे ना, ये हैं 2, okay, done. Next, which two of the following are usually shown in statement in equity when right issue is made? Increase in share capital, yes. Decrease in share premium, नहीं। right issue डिस्काउंट पे नॉर्मली नहीं करते, राइट इशू हुआ है, एट डिस्काउंट नहीं बोला उसने, तो हम डिक्रीज नहीं कर रहे। खैर, इंक्रीज इन शेयर प्रीमियम नॉर्मली होता है, इंक्रीज इन रिटेन्ड अर्निंग्स नहीं, इसमें कोई चक्कर नहीं होता, तो ए और बी जो है, सी सॉरी, ये करेक्ट ऑप्शन, ठीक है। अ कंपनी हैज़ प्रॉफिट आफ्टर टैक्स ऑफ 80 मिलियन, इट हैज़ शेयर कैपिटल ऑफ 500 मिलियन, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर प्रपोज फाइनल डिविडेंड 10 जस्ट बिफोर द ईयर एंड फॉर द ईयर 19, तो अगले साल में आएगा। हाउ दिस डिविडेंड शैल बी प्रेजेंटेड इन फाइनेंशियल स्टेटमेंट फॉर द ईयर 19? हाँ भी बोलो, हाँ IAS 10 कहता है, वैसे आपके लेवल की बात नहीं है, ठीक है। IAS 10 FR 2 में आपने पढ़ना है, वो कहता है कि ये तो आपने पढ़ लिया, नहीं तो आपके लेवल की बात है, 19 का फाइनल है,
फाइनल डिविडेंड 19 का है, 19 में तो आ ही नहीं सकता, ठीक है, जाना तो 20 में, इसलिए इसकी कोई एंट्री नहीं होनी। इट शैल नॉट बी रिकॉर्डेड, ये तो आपको समझ आता है। ओनली डिस्क्लोजर शैल बी मेड से आप परेशान हो जाते हैं, तो ये बहरहाल IAS 10 के अंदर लिखा हुआ है। फेयर 2 में आप पढ़ेंगे तो वो आपको ये टेस्ट नहीं कर सकता, लेकिन बता दिया हुआ है आपको, अगर कर भी ले तो जेहन में रखना, इंपॉर्टेंट चीज़ है। इसी को तो अप्रूव करना है शेयर होल्डर्स ने आके AGM के अंदर, तो लिख कर दे देते हैं कि जी ये प्रपोज हुआ है और एंट्री तो अगले साल ही होगी, ठीक है ना। तो D इज़ द करेक्ट ऑप्शन। बाकी में तो वो कह रहे हैं 8 मिलियन डिडक्ट करो फलां जगह से, 8 भाई कहाँ क्यों डिडक्ट करो भाई, फाइनल डिविडेंड 19 तो 19 में आ ही नहीं सकता, कहीं से डिडक्ट ना करो, सिर्फ डिस्क्लोज करना है, कोई नहीं रिकॉर्डिंग होनी इसकी। अ कंपनी हैज़ प्रॉफिट आफ्टर टैक्स फॉर द ईयर, इट हैज़ शेयर कैपिटल 500 ड्यूरिंग द ईयर, कंपनी हैज़ डिक्लेयर्ड इंटरिम डिविडेंड। हाँ जी, इसका क्या है, इंटरिम डिविडेंड तो रिकॉर्ड होना है, ये तो गलत हो जाएगा। अब कितना होना है ये अगली बात है। शेयर कैपिटल कितना है 500, डिविडेंड परसेंटेज कितनी है। अब डिविडेंड की परसेंटेज प्रॉफिट पे लगाएंगे या डिविडेंड की परसेंटेज शेयर कैपिटल पे लगाएंगे, शेयर कैपिटल पे लगाएंगे, तो इसका मतलब 50 बनता है, तो 50 मिलियन विल बी डिडक्टेड फ्रॉम रिटेन अर्निंग्स, ठीक है, तो हो ही नहीं सकता, 8 मिलियन तो गलत हो जाएगा। 50 मिलियन डिडक्टेड फ्रॉम रिटेन अर्निंग्स, ये बिल्कुल ठीक है। 50 मिलियन डिडक्टेड, यार प्रॉफिट एंड लॉस में भी कभी गया एज अ फाइनेंस कॉस्ट, तो ये B इज़ द करेक्ट ऑप्शन। होमवर्क में करना चौथा, Which of the following issued by an entity is treated as liability? Ordinary share, नहीं ये तो इक्विटी होता है। Irredeemable preference share, ये नहीं, ये तो इक्विटी होता है। None of above, क्या मतलब, देख लेते हैं। Redeemable preference, नहीं ये liability होता है। B is the correct option. Which of the following is not considered transaction with owners with reference to change in equity? Issue of shares is transaction with owners. Payment of cash dividend, ये भी ओनर को ही पे होता है। Profit for the year, ये है तो ओनर का, बिजनेस ने नहीं लिया या बिजनेस ने नहीं दिया ओनर को कि ओनर ने ले लिया हो, ये तो बिजनेस ने कमाया है, ओनर का है, लेकिन ओनर के साथ ट्रांजैक्शन नहीं है। और लास्ट इज बोनस इशू, नहीं ये तो बोनस, ये तो नो कैश रिसीव फ्रॉम ओनर, फिर भी शेयर्स तो गए हैं ना, ट्रांजैक्शन विद ओनर्स ही है, ठीक है, ओके। लास्ट इज विच टू ऑफ द फॉलोइंग आर सेपरेटली आइडेंटिफाइड। प्रॉफिट फॉर द ईयर सेपरेटली आइडेंटिफाई होता है, ट्रांजैक्शन विद ओनर्स, अदर कंप्रिहेंसिव इनकम और नॉन ओनर चेंजेस इन इक्विटी। देखें असल में ना, असल में अब ये चीज़ आई थिंक इस दफ़ा किताब में से आईकेप ने निकाल दी है, ये देखूंगा मैं, पढ़ी हुई तो पढ़ा भी दूंगा। स्टेटमेंट चेंज इक्विटी के अंदर ये दो चीज़ें अलग की जाती हैं। ट्रांजैक्शन विद ओनर्स के अंदर आपको नज़र आ रहा होगा डिविडेंड हो गया, शेयर्स हो गए वगैरह वगैरह, और नॉन ओनर चेंजेस इन इक्विटी क्या है, प्रॉफिट आ रहा है, डिविडेंड सरप्लस आ रहा है, ठीक है। तो प्रॉफिट फॉर द ईयर और अदर कंप्रीहेंसिव, ये तो दोनों ही स्टेटमेंट ऑफ चेंज इन इक्विटी में होती हैं, ठीक है, और दोनों ही टोटल कंप्रीहेंसिव इनकम ही है, ठीक है। बहरहाल अलग तो होती हैं, लेकिन अगर हम इनको ट्रांजैक्शन सेपरेटली आइडेंटिफाई किसको करना होता है, ट्रांजैक्शन विद ओनर्स और नॉन ओनर चेंजेस इन इक्विटी को, तो इसी को ही जहन में रखिएगा। मैं देखूंगा कहीं नज़र आया तो मैं आपको वहाँ से रेफ़र भी कर दूंगा, ठीक है। तो स्टेटमेंट ऑफ चेंजेस इन इक्विटी के MCQs हो गए हैं जी, और इसका कोई स्टैंडर्ड तो है नहीं, तो इस पार्ट को क्लोज कर